हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं नयन और स्वागत करता हूं आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में इस स्टोरी में क्या है, इस चैप्टर में क्या है। ये जो कहानी है, मैंने जो बुक में दिया है यार, उतना तुम तो समझदार हो भाई यार, उतना सब कुछ हम ही बताएं, बताओ। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि 200 साल पहले बच्चे की ज़िंदगी कैसी होगी? आजकल जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उसमें ज़्यादातर लड़की जो है स्कूल जाती है, और उनमें से बहुत सारे जो लड़की रहती है वो लड़का के साथ पढ़ाई करती है। और बड़ा होने पर क्या होता है, उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो है वो कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी में जाती है और अलग-अलग तरह की नौकरी करती है। उसके बाद क्या होता है, कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी होता है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवा औरत भी जो होती है वो दोबारा शादी कर सकती है। पुरुष की तरह क्या होता है, अब महिला को भी वोट देने का अधिकार है और अब क्या कर सकती है, महिला भी चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता। गरीब को शिक्षा जो है वो मुश्किल से मिलता या तो फिर कम मिलता, और बहुत सारे परिवार में लड़की जो थी वो अपने इच्छा के अनुसार पति नहीं चुन पाती। 200 साल पहले हालात बहुत अलग थे। ज़्यादातर बच्चे की शादी जो है वो कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो पुरुष होते थे वो एक से ज़्यादा पत्नी रखते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति के साथ ही चिता पर जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती से उन्हें मार दिया जाता था और ऐसी महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला है। संपत्ति पर भी महिला के अधिकार बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत कम थे। शिक्षा तक महिला के प्राय कोई पहुंच ही नहीं पाता था। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाके में लोग जाति में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते थे वो खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजन आदि से जुड़े जाति, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। फिर कास्तर, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जाति थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित काम मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जाति के लोगों को अछूत मानते थे। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश, स्वर्ण जाति के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जाति के आधिपत्य वाले घाट पर नहाने की भी छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे और कानून के नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात आती है परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज का मूल्य मान्यता से संबंधित बहस और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता रहा। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तक छप रही थी। ये चीज़ न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि पांडुलिपि के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषा में लिख सकते थे और अपने विचार को व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष जो है वो उनके बीच चर्चा चलती रहती थी। कभी कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होती थी।
ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें जो हैं वो अक्सर भारतीय सुधारक और सुधार संगठन की तरफ से होती थी। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 तक, 1772 में उनका जन्म हुआ और 1833 में उनकी मृत्यु हुई। तो राजा राम मोहन रॉय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने को तैयार हो जाएं। राजा राम मोहन रॉय देश में पश्चिम शिक्षा का प्रसार करने और महिला के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा था कि किस तरह महिला को जबरन घरेलू काम में बांध कर रखा जाता है, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती है और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती है। राजा राम मोहन रॉय ने विधवाओं की जिंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश की। राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरत को अपनी जिंदगी में भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विद्याओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। 19वीं सदी के शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाज की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन रॉय के विचार को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। तो फलस्वरूप यह हुआ कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो राजा राम मोहन रॉय ने इस अभियान में जो रणनीति अपनाई, उसे बाद में बहुत सारे सुधारक जो थे वो लोग अपना रहे थे। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, तो अक्सर जो है वो लोग क्या करते थे, पुराने धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या ऐसे वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो क्या करता था, जो उनके सोच का समर्थन करता था। इसके बाद में वो क्या करते थे, उस चीज पे दलील देते थे कि ये जो है संबंधित वर्तमान रीति रिवाज जो है वो पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो पहले से अभी जो रीति रिवाज चल रहा है वो पुराने के अथी के खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है। समझ रहे हो ना यार? इतना भाई क्या बताऊं यार, पूरा टेंशन हो गया है भाई। क्या टेंशन हो गया बताऊं मैं? क्या तुम लोग सुनोगे? बस छोड़ो, हटाओ, नहीं बताना चाहता। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो है ना, अब सती प्रथा का जो समर्थन करता था और जो उसका विरोधी था, उसके बीच जो है ना वो झड़प हो जाती है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाती है। ठीक है, तो कहने का बात क्या है कि पहले हम उन्हें जो है वो लकड़ियों में बांध देते थे। ये बात कौन कह रहा है पता है? सती प्रथा का जो विरोधी था वो कह रहा है कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। उन्हें मने किन्हें? लड़कियों को। लड़कियों को लकड़ियों में बांध देते थे, औरतों को लकड़ियों में बांध देते थे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचार का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इसमें से कुछ पर्चे जो है वो किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचक के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, नीचे दिया हुआ है। सती प्रथा का जो समर्थक था वो क्या कहता था कि औरतों को कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली और भरोसे के योग्य नहीं होती है। इनका क्या कहना था कि औरत जो है वो कुदरती तौर पर कम समझदार होती है और बिना दृढ़ संकल्प वाली, माने उनका कोई संकल्प ही नहीं होता है, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, ऐसा इन लोगों का मानना था। और वो जो है भरोसे के लायक नहीं होती है। और उनमें से बहुत सारी जो होती है वो खुद अपने पति के मृत्यु के बाद उसके साथ जो है वो जाने की कामना करती है, मैंने चाहती है कि हमको भी अपने पति के साथ भेज दो। इसलिए क्या होता है
जाने की कामना करती है, परंतु वे कहीं जो है वो धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए उसे क्या किया जाता था, तो इसलिए उसको जो है लकड़ी में कसकर बांध दिया जाता था। ठीक है, लकड़ी में कसकर बांध दिया जाता था। ये किसका कहना था, तो सती प्रथा का जो समर्थक लोग था उसका कहना था। अब देखो सती प्रथा का विरोधी का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। कभी तो कभी दिया होगा ना, कभी नहीं दिया। ये जो है सवाल पूछ रहा है कि आप लोगों ने महिला को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि महिला जो है उनमें समझ नहीं होती है। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता है कि पढ़ाई गई चीज को ग्रहण ना कर पाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं अक्षम कहते हैं। और जो ग्रहण कर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्षम कहते हैं। परंतु अगर तुम औरत को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो। ठीक है, ये किसका कहना है, ये कहना है सती प्रथा का जो विरोधी था। सती प्रथा का विरोधी कौन था, तो कौन था यार, बताओ ना, राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, इनके कारण ही क्या हुआ, तो सती प्रथा जो है इनके कारण 1829 में खत्म हो गया। ये सब डेट जो है ना याद रखना। अगर तुमसे पूछे कि सती प्रथा जो है वो कहिया खत्म हुआ था, तो कहना 1829 में खत्म हुआ था भाई साहब, 1829 में खत्म हुआ था। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि एक प्रसिद्ध ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी, सॉरी, प्रसिद्ध सुधारक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में जो है वो प्राचीन ग्रंथ का ही मदद लिया था। मैंने वो भी कहते थे कि प्राचीन ग्रंथ से ही हम लोग जो है वो अभी वर्तमान में क्या चीज हो रहा है, क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। ऐसा किनका कहना था, तो राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, उन्हीं के नक्शे कदम पर ये भी चल रहे थे। कौन चल रहे थे, तो प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने इनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून जो है वो बनाया गया। जो कानून में क्या था, जो विधवा के विवाह का विरोध करते थे वो क्या करने लगे, इस कानून के कारण विद्यासागर का भी विरोध करने लगे। किसका विरोध करने लगे, तो विद्यासागर का भी विरोध करने लगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था। मद्रास फ्रेंचाइजी के तेलुगु भाषी इलाके में, तमिल भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में क्या किया था, तो एक संगठन बनाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद स्वामी ने भी क्या किया था, एक सेकेंड, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी क्या किया, तो विधवा विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, ये कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, तो जिन्होंने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का क्या किया था, प्रयास किया था। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक है, इसके बावजूद क्या हुआ, विवाह करने वाली विधवा महिला की संख्या जो है वो काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। ठीक है, इस तरह रूढ़िवादी सबके एक सेकेंड, इस प्रकार क्या हुआ कि रूढ़िवादी जो है वो एक नया कानून का विरोध करते रहे। ठीक है, रूढ़िवादी लोग जो होते थे, जो मानते थे कि माने हमारे अंदर आदमी दबा रहे, वो लोग क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे। अब देखो जब ऐसा ऐसा कानून बनने लगा तो धीरे धीरे क्या हुई, तो लड़कियां जो है वो स्कूल जाने लगी। पहले क्या हुआ, पहले सती प्रथा हुआ ना, सती प्रथा खत्म हुआ। सती प्रथा को खत्म करने में किनका हाथ था, तो राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था, तो विधवा विवाह का समर्थन किया था किसने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने समर्थन किया था। और किन्होंने विधवा विवाह के बारे में पक्ष धरा था, तो किसने धरा था, तो ईश्वर विद्यासागर ने। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये सब याद रखना यार, तुम लोग बहुत ज्यादा काम आएगा आगे। अब चलो
अब देखो लड़कियां जो है वो स्कूल जाने लगी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा जो है वो सुधारने के लिए लड़की को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बॉम्बे मैं क्या बोल रहा हूँ, कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए क्या किया, तो लड़कियों के लिए अब जो है स्कूल बनाना चालू कर दिया। 19वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग जो है उसमें जाने से डरते थे। लोगों को यह डर था कि स्कूल वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें जो है वो घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। ये लोगों को डर था। अभी भी लोग सोचते हैं ना कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी ना तो क्या होगा कि घर का काम नहीं करेगी। अभी भी लोगों को डर लगता है। तो उस समय भी लोगों को ऐसा डर लगता था। ठीक है। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को जो है वो सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे जो है लड़कियां बिगड़ जाएगी। अभी भी लोग सोचता है ना कि लड़की अगर मार्केट उर्केट में जाएगी तो लड़की बिगड़ जाएगी। ऐसा तभी का भी लोग का सोच था, तभी का लोग का ही सोच अभी भी चल ही रहा है। खैर कोई बात नहीं। उनकी मान्यता था कि लड़की को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, उनका क्या मानना था कि लड़की को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। जिससे क्या हुआ कि 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिला को उसके घर में ही क्या किया गया, जो मैंने गुस्सा वाला होता है ना, किसी का पप्पा और पति किसी का होता है, गुस्सा उस्सा वाला होता है, तो उसी की देख रेख में क्या किया गया, घर में पढ़ाया जाता था। कई महिला को बिना किसी मदद के लिए ही खुद से पढ़ना लिखना पड़ता था। अब उनको कोई मदद मिलता ही नहीं था, लेकिन उसे क्या करना पड़ता था, तो खुद से पढ़ना पड़ता था। ठीक है। अब देखो, क्या तुमको पता है कि तुम जो है पिछले साल मतलब राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़े हो। देखो तुम, वैसे भी मेरे को पता है तुम अभी जो 5-6 दिन पहले पढ़े होगे वो तुम भूल गए होगे। तो तुम पिछले साल का क्या याद रखोगे। तो राज सुंदरी देवी कौन थी, तो राज सुंदरी देवी जो है ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लाइट में चोरी छुपे पढ़ना लिखना सीखा था। ठीक है। 19वीं सदी का क्या हुआ, 19वीं सदी के आखिर हिस्से में आर्य समाज के द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उसके बाद उत्तर भारत के कुलीन मुसलमान परिवार की महिला अरबी में कुरान अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना लिखना सीखने लगी। उन्होंने घर पे ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारक ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिला को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किन्होंने ऐसा बात कहा, तो किसने कहा बताओ। मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने ऐसा बात कहा। ठीक है। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू को उपन्यासों का सिलसिला शुरू। एक सेकंड, क्या है भाई। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इस उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया, इस बात के लिए मोटिवेट किया गया कि वे धर्म और घरेलू साज समाल के बारे में पढ़े। किस चीज के बारे में पढ़े, तो घर और, एक सेकंड, धर्म और घरेलू साज समाज के बारे में पढ़े। ठीक है। देखो, हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं, ये जो चित्र दिया गया है यहाँ पर, जो फोटो दिया गया है, ये किसका फोटो दिया गया है, तो ये जो है हिंदू विश्वविद्यालय में जो महाविद्यालय में जो छात्राएं थी, जो लड़की थी, उसका फोटो दिया गया है। ठीक है। देखो, ये लोग पढ़ने वाली ऐसे थी। अब हो सकता है इनमें से अभी जो पढ़ रहे हो उनमें से किसी की दादी हो, दादी की दादी हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत ले लेना। ठीक है। तो देखो, महिलाओं के बारे में महिला क्या करने लगी, महिला जो है वो लिखने लगी। महिला के बारे में अब जो है महिला लिखना चालू कर दी थी। तो 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, किसने खोला, तो भोपाल की बेगम ने। बेगम रुकोया सखावत हुसैन ने भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की
कूट आलोचक थी। जो रूढ़िवादी लोग होते थे उनके ये कौन थी, तो कूट आलोचक थी, उनका पूरा पूरी से विरोध करती थी। और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेता ने औरत को निचले दर्जे में रखा है। ये बात सही होगा उस समय में, अभी के समय में भी बहुत जगह पे ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मतलब ये डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी कुछ कुछ बोल देता हूँ, सीरियस मत हो जाना यार, मजाक कर रहा हूँ। तो देखो 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगी थी। अगर पूछा जाए कि लड़कियां जो थी वो विश्वविद्यालय में प्रवेश कब करने लगी थी, तो 1880 के दशक में। ठीक है, उनमें से कुछ चिकित्सा और कुछ शिक्षिका बन गई थी। कुछ क्या बन गई थी, तो कुछ जो है वो चिकित्सक बन गई थी, डॉक्टर उक्टर बन गई थी, डॉक्टरनी बन गई थी, डॉक्टरनी। ठीक है, और कुछ क्या बन गई थी, तो टीचर बन गई थी, मास्टर बन गई थी, मास्टरनी, सॉरी मास्टरनी जी। बहुत सारी महिलाएं जो है वो लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पुणे में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिला के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक किताब का प्रकाशन किसने किया, किसने उस किताब को लिखा, तो आप क्या कहोगे, ताराबाई शिंदे ने। किसने लिखा था, ताराबाई शिंदे ने। और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो पूना में घर पर ही रहकर इन्होंने पढ़ाई किया था। ठीक है, देखो अब आती है संस्कृत की महान पंडित नींद आ रहा है भाई, रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, बड़ा टेंशन हो जाता है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। हिंदू धर्म क्या करता है, तो महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जाति की हिंदू महिला की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। उन्होंने पुणे में एक विधवागृह की स्थापना की और जहां ससुराल वाले के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विधवाओं के लिए एक विधवा गृह का स्थापना किया। जैसे अनाथालय होता है, वृद्धाश्रम होता है, वैसे ही विधवाओं के लिए भी वृद्धा गृह का स्थापना किया। इन्होंने किया, तो पंडिता रामाबाई ने। ठीक है, और यहाँ पर कौन लोग रहते थे, यहाँ पर वो लोग रहते थे जिन पे ससुराल वाले लोग अत्याचार करते थे। अभी भी बहुत जगह पर क्या होता है, बहुत जगह पर लेडीज लड़कियों पे अत्याचार करते हैं उनके ससुराल वाले, कि तुम दहेज लाओ, ये करो वो करो, बहुत जगह पर ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल ये सब चीज जो है गलत है। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विधवाओं के लिए विधवा गृह की स्थापना की। वहां महिलाओं को ऐसी चीज सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमों पे लोग में जो है वो काफी ज्यादा आग बबूला हो गए थे। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिला जो है वो पश्चिम तौर तरीके अपना रही है, पश्चिम तौर तरीके, यूरोप के जो तौर तरीके थे वो अपना रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, जिससे हिंदू संस्कृति जो है वो नष्ट हो रही है और पारिवारिक संस्कार जो है वो नष्ट होता जा रहा है। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे के लिए क्या थे, तो वो लोग भी इन चीज के लिए चिंतित थे। तो 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिला भी सुधारकों के लिए बढ़ चढ़कर जो है वो अपना प्रयास करने लगी। उन्होंने किताब लिखना चालू किया, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, 20वीं सदी की शुरुआत में वे मताधिकार जो है उनका होने लगा। मताधिकार माने वोट देने का अधिकार उनको मिलने लगा कि जाओ अब तुम वोट दो। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनने लगे थे। ठीक है, उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक तक विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है, इनके जैसे जो भी नेता थे, इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। इन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए
स्वतंत्रता और समानता का मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर क्या होगा, सभी पुरुष व महिला को वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु इनका क्या था कहना कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिला को अंग्रेजी राज का क्या करना है, तो विरोध करने में जोर लगाना है। ठीक है, विरोध करने में जोर लगाना है। ये जो फोटो है ना, ये बाल विवाह के बारे में है। इसमें ये जो लड़की है ये कितने साल की है पता है? ये सिर्फ और सिर्फ 8 साल की है। कितने साल की है? 8 साल की लड़की है। तो देखो, बाल विवाह के विरुद्ध क्या कानून बना। महिला संगठन के विकास तथा इन मुद्दे पर हो रही लेखन की वजह से सुधारकों के पक्ष में आवाज़ और ज़्यादा क्या हुई, मजबूत हो गई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपरा को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया था। 1929 में क्या हुआ, 1929 में बाल विवाह जो है वो निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार क्या किया गया था, तो 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की जो है वो शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में ये उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 और 18 साल। 21 साल किसका, तो लड़के का, और 18 साल किसका, लड़की का। ठीक है, चलो अब देखो जाति और समाज सुधार। हमने क्या किया, हमने जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जो है वो जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। क्या किया, अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिनमें सभी जाति की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। परमहंस मंडली का गठन कब किया गया, तो 1840 में किया गया। अब देखो ये जो प्रार्थना समाज है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रार्थना समाज आखिर में क्या था और किसने बनाया था इस समाज को, प्रार्थना समाज को। ठीक है, तो देखो प्रार्थना समाज जो है वो 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधकों को ख़त्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन किया। क्या किया, प्रोत्साहित किया, यानी कि मोटिवेट किया। और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ इन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई। और धार्मिक बैठक में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार इन्होंने विमर्श किया था। ठीक है, इन्होंने विचार इस पर किया था। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ पर थे हम लोग यार, कहाँ पर थे, किस जगह पर थे भाई? यहाँ पर थे हम लोग क्या, हाँ, मंडली का गठन किया था, यहाँ पर थे ना। देखो इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्य में बहुत सारे क्या थे, ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठक में ये सुधारक जो थे भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे क्या होता था, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधकों से निजात पा सके। इसमें क्या हुआ था, तो जातीय जो बंधक था उससे निजात पाना था, उससे छुटकारा पाना था। तो कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के खिलाफ क्या करते थे, विरोध करते थे। तो 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जाति के बच्चों के लिए क्या किए, स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को क्या हुआ, इस प्रकार इन बच्चों ने बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए एक नया साधन मिलने लगा था। उस समय क्या हुआ, उस समय बहुत सारे गरीब लोग जो है वो शहर में निकल रहे नौकरियों के लिए गांव। उस समय क्या हो रहा था, उस समय बहुत सारे जो गरीब लोग थे वो शहर में निकल रही नौकरियों की तलाश में अपना गांव छोड़ रहे थे। नए कारखाना और नगर पालिका में नई नौकरियां निकल रही थी। शहर में नाली बनाई जा रही थी, सड़क बिछनी थी, इमारत भी जो है वो इमारत का निर्माण होना था और शहर को साफ़ सुथरा किया जाना था। इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए कूलियाँ, खुदाई करने वाले, बोझ ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियाँ साफ़ करने वाले, सफाई कर्मियों
पालकी ढोने वाले, रिक्शा करने वाले की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया था? आखिर में ये श्रम कहाँ से आ रहा था? ठीक है, ये जो मज़दूर थे वो कहाँ से आ रहे थे? तो इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बे के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। ठीक है, इस काम को संभालने के लिए लोग कहाँ जाने लगे? तो गांव और छोटे कस्बे, एक सेकेंड, गांव और छोटे कस्बे के गरीब जो है वो शहर की तरफ जाने लगे, जहां मज़दूरों की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। शहर जाने वाले में से बहुत सारे क्या थे? तो निम्न जाति के लोग थे। जो कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए कुछ जो है छोटी जाति, निम्न जाति के लोग चले गए थे। नए स्थानों पर काम करना क्या होता है? नए स्थानों पर काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कठोर होता है काम। परंतु क्या था, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न था कि निचली जाति के लोग को यह जो है गांव में जो स्वर्ण जमींदार थे, उनके द्वारा जो है वो दमनकारी कब्जा और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक ज़्यादा मौका मिल गया था उनको। ठीक है, अब देखो बात आता है जूते कौन बना सकता था। तो चमड़े का काम करने वाले को परंपरागत रूप से क्या कहा जाता था? तो नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे? वो मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे, जिनसे क्या करते थे? जो बहुत ज़्यादा गंदा होता था और जिसे दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूते की ज़बरदस्त मांग जो है वो बढ़ गई थी। लेकिन क्या हो रहा था? लेकिन चमड़े के काम के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार ही और मोची ही जूते को तैयार कर सकते थे, जिससे क्या हुआ? वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ था। किन्हें? तो जो चमड़ा का जो जूता बनाते थे। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो बाहर चले गए थे काम करने के लिए, कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। इसके अलावा दूसरे तरफ जो है दूसरे तरह की नौकरी भी जो है वो सामने आ रही थी। जैसे कि क्या हो रहा था? जैसे कि सेना में लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता जो थे BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। ये कहाँ पर पढ़ाते थे? तो ये एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता। और उन्हें क्या होता था? तो जो मतलब अछूत जिन्हें माना जाता था, जो छोटी जाति के लोग थे, उन्हें क्या किया जाता था? तो उन्हें कक्षा में, क्लास में जगह नहीं मिलती थी। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूत को सरकारी स्कूल में घुसने का जो है परमिशन नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें क्या किया गया? उन्हें क्लास के बाहर जो बरामदा होता था उनमें बैठकर जो लेक्चर होता था, जो टीचर जो लेक्चर देते थे उसको सुनने का इजाज़त दे दिया गया, ताकि उससे क्या हो सके? उससे जो है क्लासरूम जो है वो दूषित ना हो सके, जहाँ पर क्या होते थे? जहाँ पर ऊंचे जाति के बच्चे पढ़ते थे। अब देखो, जब इस प्रकार का लोगों पर अन्याय हो रहा था तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, समानता और न्याय की मांग की। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जाति के भीतर से भी लोग जो है वो जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदार ने की। किसने की थी? तो घासीदार ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दी। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। इन्होंने क्या किया था? तो हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने के लिए ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। जिसे आज क्या कहा जाता है? जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ पर एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत जो भिन्नता थी, जो लोगों के बीच जो भेदभाव का भाव था, उनके भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव करने का जो ये क्या था, उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार क्या था? सारी मानवता जो है वो एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था,
ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम मनुष्यानु। ठीक है, उनका क्या कथन था? तो ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम मनुष्यानु। सॉरी यार, संस्कृत भी बोल लेता हूँ कभी कभी मैं। ठीक है, तो देखो मानवता की क्या है, तो इनका कथन में क्या था? मानवता की एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। मानवता का क्या है? एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जाति से थे, उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और उन तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया था। ठीक है, अब ये जो है, ये जो चित्र दिया है ये किनका है? तो श्री नारायण गुरु का है। ठीक है, किनका है? श्री नारायण गुरु का है। अब देखो बात आती है गुलामगिरी की। तो निम्न जाति, जो छोटी जाति के थे, उनके नेताओं में ज्योतिराव फुले जो है वो सबसे मशहूर नेता थे, सबसे प्रमुख नेता थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूलों का तर्क था कि आर्य क्या है? तो आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। जो कहाँ थे? तो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी पर असल बारिश यानी क्या किया? असल बारिश जो यहाँ पर पहले रह रहे थे उन्हें हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच यानी निम्न जाति वाला मानने लगे। फूलों के अनुसार ऊंची जाति का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। उनका मानना था कि ये जो थे ये बाहर के उपमहाद्वीप से आए थे। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की थी। यह कथन जो है वो निम्न जाति के लोगों की थी। ये जो बात था कि यह धरती जो है वो देसी जनता की है, ये कथन किनका था? तो ये कथन जो है वो निम्न जाति के लोगों का था। फूलों ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहांत पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र यानी जो श्रमिक जाति है और उन्हें अति शूद्र यानी अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूलों द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन पर मुहिम चलाई थी। ठीक है, देखो सत्य शोधित समाज नामक संगठन किन्होंने बनाया था? तो फूलों द्वारा स्थापित किया गया था। किनके द्वारा? तो ज्योतिराव फूलों के द्वारा स्थापित किया गया था, संगठित किया गया था। तो इसमें क्या था? इसमें इन्होंने जातीय समानता के लिए मुहिम चलाई थी। तो ज्योतिराव फूले ने कहा कि मैं यहाँ तुम वहाँ, वो गाना हो ना, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। तो उसी पे ज्योतिराव फुले ने एक तर्क दिया था, मतलब इस गाने पे नहीं, ये जो कथन है कि मैं यहाँ और तुम वहाँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्ति बनकर घूम रहे हैं। अब वो क्या हो रहे हैं? तो अब वो देश के महान देशभक्त बन के घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को यह सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद कर एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। ये किन्होंने सलाह दिया? तो ये कह रहे हैं ज्योतिराव फुले। ठीक है, यह एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यह स्थिति पैदा हो जाएगी कि मैं यहाँ और तुम वहाँ। ठीक है, मैं यहाँ तुम वहाँ। 1873 में फूलों ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। इसमें क्या था? इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। इससे क्या हुआ था? इससे पहले 10 साल पहले जो है अमेरिका का जो गृह युद्ध था वो हो चुका था।
जिसके परिणाम में अमेरिका में दास प्रथा जो है वो खत्म की कर दी गई थी। दास प्रथा मतलब जो गुलामी होती थी, जो लोग दूसरे की गुलामी करते थे, तो वो जो दास प्रथा थे वो खत्म हो गई थी। फुलो ने अपने किताब में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की, ठीक है, अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा के बारे में एक दूसरे से जोड़कर इस किताब में लिखा था। जैसे कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूलों ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को इस सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिला की दुर्दशा, मजदूर की मुसीबत और निम्न जाति के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर ये इस चीज़ पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। ठीक है, किनके नेतृत्व में चलता रहा? तो भीमराव अंबेडकर और ईवी रामास्वामी के नेतृत्व में चलता रहा। अब देखो बात आती है मंदिर में कौन जा सकता था, मंदिर के अंदर कौन जा सकता था। तो अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीकी से देखा था कि रोजाना की जो जिंदगी है उसमें जातियों के बीच जो है, लोगों के बीच जो है वो जाति भेदभाव होता था। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठा दिया जाता था। स्कूल जब भी जाते थे तो उन्हें क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था। उन्होंने स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल जो होते थे उनसे पानी पीने का इनको इजाज़त नहीं दिया जाता था। और स्कूल की जो पढ़ाई होती थी वो पूरा करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। ठीक है, इन्हें क्या मिल गई थी? फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना की काफ़ी इस चीज़ के बारे में लिखा था। ठीक है, सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें क्या हुआ, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी जो थे इस बात से आग बबूला हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि दलित में मंदिर के जलाशय का पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। क्या हो रहा था? तो दलित जो थे उनका जो पानी हो रहा था वो मंदिर में जलाशय के लिए इस्तेमाल हो रहा था। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों से की जकड़ जो है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने कितने आंदोलन चलाए थे? तो उन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे। कब से कब चलाया था? तो 1927 से 1935 के बीच में चलाया था। ठीक है, कब चलाया था? 1927 से लेकर 1935 के बीच में। अब आता है गैर ब्राह्मण आंदोलन, जो कि ब्राह्मण नहीं थे उनका आंदोलन। 20वीं सदी की शुरुआत में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जाति का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। जिन्हें क्या हो चुका था? तो जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क यह था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं और उन आर्य आक्रमणकारियों से के वंशज हैं। जो आर्य बाहर से आए थे, जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, उनके ये लोग वंशज हैं। जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की, उनका सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे की भी चुनौती दी। ठीक है, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और जिन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। जिन्होंने क्या किया था? संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। ये कौन है? ये ईवी रामास्वामी नायकर हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें कहा जाता था प्यार से पेरिवार। ठीक है, सॉरी, पेरियार कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा में ये जो थे शुरुआत में सन्यास थे और इन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादी द्वारा आयोजित की गई दावत में देखा कि वह बैठने के लिए जाति के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुआ गया है, तो उन्होंने
क्या हुआ कि उन्होंने हताश होकर नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जाति के अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूत को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। अछूत को क्या करना होगा? अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मण ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया जो है वो सामाजिक विभाजन को और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। ठीक है, जितने भी ब्राह्मण हैं, सॉरी, इनका क्या मानना था? जो थे ईवी रामास्वामी, इनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया जो है वो सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, यानी कि ये जो चीज है वो भगवान की से ही चलता आ रहा है, ऐसा मान रहे थे। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्म से अछूत को खुद मुक्ति पानी थी। जितने भी धर्म थे उसे अछूत से खुद मुक्ति पानी थी। पेरियार जो थे हिंदू वेद में के कट्टर आलोचक थे। ये क्या थे? तो हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मुनि द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कूट आलोचक थे। वो इन सब चीज के को जो है मतलब आलोचक थे, देखना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण ने निचली जाति पर अपनी सत्ता और महिलाओं और पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। देखो, ये जो है ये दलील जो दलित लोग थे उनको सहज रास नहीं आया। तो निम्न जाति के जो नेता थे, निम्न जातीय नेताओं के भाषण जो थे वो विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जाति जो है वो राष्ट्रवादी नेता के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। मतलब इन लोगों के बीच में आपसी मतभेद होने लगा था। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज में भी क्या किया? तो उत्तर में सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठन के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। किन्होंने किया? तो ब्राह्मण ने किया। इन संगठन का मकसद यह था कि हिंदू धर्म में जातीय उच्च नीच को जो महत्व दिया गया है उस पर कोई आंच ना आए। किनका मानना था? तो ये ब्राह्मणों का मानना था। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलती रही और ये आज भी लगातार जारी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। ठीक है, हमारा जो है चैप्टर खत्म हो गया है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज दिया गया है कि सुधारकों के लिए संगठित होना। तो सबसे पहला आता है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी 1830 में। कब हुई थी? 1830 में। बेटा याद रखना ये सब चीज, ठीक है। यह संस्था जो है वो सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। किसके विरुद्ध थी? तो सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके लिए अनुयायी उपनिषदों के में विश्वास भी रखते थे। इनके जो अनुयायी थे वो उपनिषद में विश्वास रखते थे। इसके सदस्य को अन्य धार्मिक प्रथा और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदेश, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डाला था। किन्होंने ये डाला था? किस चीज पे डाला था? तो हिंदू और ईसाई धर्म के जो विचार थे उस पर आलोचना करते हुए उसमें जो भी नकारात्मक और सकारात्मक पहलू है उस पर प्रकाश डाला था, मतलब उस पर अपना नजर डाला था। ठीक है, अब देखो डेरोजियो और यंग बंगाल, डेरोजियो एवं यंग बंगाल। तो ये जो थे डेरोजियो यंग बंगाल, ये क्या था? तो 1820 के दशक में हेनरी लूड विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक बने थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी को अमूल परिवर्तनकारी विचार से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए मोटिवेट किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थी ने
परंपराओं और रीति रिवाज पर उंगली उठाई। महिला के लिए शिक्षा की मांग की गई और शिक्षा की मांग और सोच व अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया गया। अब देखो रामकिशन मिशन और विवेकानंद। तो रामकिशन मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन जो था वो समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्त के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, 1863 में इनका जन्म हुआ और 1902 में इनकी मृत्यु हुई, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधारित विचारधारा पर जोर कर संपूर्ण विश्व में प्रकाशित किया। इन्होंने अपने शिक्षक जो थे उनके जो भी ज्ञान थे उसको पूरे विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र के धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में क्या था कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो आधुनिक समाज के पहले भारतीय थे। उन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांता दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनः स्थापित किया था, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। वे अपने देशवासियों की निर्धनता और जो दुर्दशा थी उससे जो है वो अतिशय दुख हुआ था। जो भी निर्धनता थी उनसे इनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जो है वो जन समूह की दिशा जो है वो उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने के लिए आहन किया। इस आहन द्वारा क्या हुआ? आहन मतलब क्या होता है जानते हो? बुलाना। इस आहन बोल रहा हूं मैं। इस आवाहन द्वारा जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव जो है वो संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति जो है वो क्या है, तो मानव जाति को जिन समस्या का सामना करना पड़ता है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र का एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्देश्य में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक व भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। अब आता है वेद समाज, क्योंकि प्रार्थना समाज मैंने पहले ही बता दिया। तो मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, जिन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अब देखो अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1857 में, ये देखो सैयद अहमद खां है, तो सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधार के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा था। अब आखिरी आता है सिंह सभा आंदोलन। आखिरी कौन सा आता है? तो सिंह सभा आंदोलन। तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई थी। कब हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी। कब हुई थी? 1873 में। बाद में 1800
1979 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म का अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे, उससे क्या है, मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांत को भी पढ़ाया जाता था। अब देखो, ये जो है खालसा कॉलेज जो अमृतसर में है, 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेता द्वारा स्थापित किया गया था।